हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जा करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत दिया जाए। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर अब हम आ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो विच इज इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन के ऊपर। मैंने हमेशा कहा है कि इंट्रोडक्शन का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये चैप्टर की बैकबोन सेट कर देता है। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले जरा ध्यान दीजिएगा, हमें ना मेन फोकस जिस पे करना है ना वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है ना कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है ना तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गए एक बार तो उनको आप मूव करवाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे सर? करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे सर? करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना कहानी की जो शुरुआत होती है ना वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, कहानी की शुरुआत कहां पे होती है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो एटम का जो वैलेंस शेल होता है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको फ्री करवाना रिलेटिवली आसान होता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एक एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास में एक एटम का न्यूक्लियस है, तो एटम के अंदर बेसिकली क्या होगा सर? एटम के अंदर होंगे प्रोटॉन्स। ठीक है, एटम के अंदर क्या होंगे सर? प्रोटॉन्स होंगे। एटम के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे सर? प्रोटॉन्स होंगे और उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाहर क्या होता है सर? इसके बाहर होता है ऑर्बिट। ठीक है, अब इन ऑर्बिट में कौन मूव करेगा सर? इन ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। मान लो ये जो आखिरी वाला ऑर्बिट है, ठीक है, ये वैलेंस शेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन से, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन से, तो आपको एक बात समझ में आती है कि सर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना ये बहुत ही टाइटली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ साथ। ठीक है, और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो पकड़ है ना वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। क्या बोला मैंने भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दिस इज टाइटली बाउंड, this electron is tightly bounded to the nucleus. This electron is tightly bounded to the nucleus. ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बाउंडेड है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दिस इज लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला मसला, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंडेड है। ये बेसिकली वैलेंस शेल में इसको मान लेता हूं कि आखिरी का शेल है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इसको अपन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, चमक गया सर, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है। अगर मेरा इंटेंशन ये क्या, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना है मुझे, तो इन दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना आसान होगा? तुम मुझे खुद से बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को नाम देता हूँ इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ इलेक्ट्रॉन नंबर 2, तो तुम मुझे बताओ कि 1 और 2 दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना आसान होगा? ये तुम कैसे बताओगे मुझे? कॉमेंट सेक्शन के सहारे से। ठीक है, तो जाकर के लिख देना पूरा तरीके से कि सर या तो 1 या 2 जो भी तुम्हारा आंसर हो तो उसको फ्री करवाना आसान है। ठीक है, पक्का लिख दिया? चलो आ जाओ। अब देखो क्या होता है, नॉर्मल सी बात थी, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंडेड है तो इसको फ्री करवाना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ से इसको छुड़वाना होगा ना भाई, तो ज्यादा एनर्जी देनी होगी, तो मुश्किल होगा ना फिर तो। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये नंबर 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है भाई
के ऊपर जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है ना, न्यूक्लियस की जो पकड़ है, न्यूक्लियस का जो डोमिनेंस है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे, नंबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस की जो पकड़ है ना वो बहुत ही ढीली पकड़ है, तो इसको फ्री करवाना काफी आसान रहेगा, रिलेटिवली आसान रहेगा। ठीक है, इसको फ्री करवाने के लिए कम एनर्जी दूंगा तो भी मेरा काम जो है वो चट से बन जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे एक मेटल का आयन दिखा दिया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया अपन ने। अभी बेसिकली क्या हुआ है ना कि यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। और आप लोग जानते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बात, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, अभी कोई बैटरी सेटअप तो है नहीं यहाँ पे, कुछ बैटरी वगैरह तो अप्लाई करी नहीं अपन ने यहाँ पे। तब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो इनमें जो वेलोसिटी है इसे कहा जाता है RTV, जिसका मतलब होता है सर रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इनके पास जो वेलोसिटी है इसे कहा जाता है सर रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है ना, इसे कहा जाता है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। बिकॉज कोई बैटरी वगैरह अभी अप्लाई करी नहीं है, दैट्स वाई RTV हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने बैटरी अप्लाई कर दी मान ले, ठीक है, तो बैटरी अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा कि जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं ना, वो यहाँ वहाँ भटकना बंद कर देंगे और एकदम फोकस हो जाएंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागना शुरू कर देंगे। तो तब जाकर के फिर वो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, तब जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की उसे कहा जाता है क्या सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको सर, उसे कहा जाता है नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, चले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, आउटर वाला शेल मतलब क्या बोलेंगे उसको, वैलेंस शेल ना। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, these valence electrons are loosely bounded। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर लूजली बाउंडेड है ना, इसका मतलब वो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेटल सरफेस के अंदर ही, मतलब ऐसा नहीं बोलो कि मेटल सरफेस के बाहर निकाल ले उनको भी। ठीक है, मेटल सरफेस, ये सब मोशन कहाँ पे हो रहा है, मेटल सरफेस के अंदर ही हो रहा है ना, तो ये मेटल सरफेस के अंदर ही लेकिन आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मेटल सरफेस को लीव नहीं करेंगे। ठीक है, अब यार ये बात कहाँ से आ गई, जब मूव कर रहे थे तो क्या दिक्कत है, तुमको मूव करने दो ना। नहीं नहीं नहीं, हमें उनको लीव करवाना है मेटल सरफेस को। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स उसी सरफेस के अंदर घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के बाहर निकालने के लिए। आई मेरी बात समझ। तो अभी मतलब दिमाग में ये चीज रखो कि हम इलेक्ट्रॉन्स को शांति से इस मेटल सरफेस के अंदर घूमने की इजाजत नहीं देते भैया। मतलब हम चाहते नहीं है कि सिर्फ मेटल सरफेस के अंदर ही घूमते रहे, हम तो चाह रहे हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को प्लग आउट करो मेटल सरफेस से, अपने सिस्टम में लेकर के आ जाओ, फिर अपन मूव करवाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रिलेटिवली फ्री है, ये मूव कर रहे हैं इत्मीनान से, लेकिन मेटल सरफेस के अंदर ही मूव कर रहे हैं। और न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेटल सरफेस को छोड़ के चले जाए ये इलेक्ट्रॉन, ना ना ना, इतना भी कम कैपेसिटी से नहीं पकड़ा है इस न्यूक्लियस ने। भाई दमदार तो न्यूक्लियस भी है, इसको भी मानना पड़ेगा। माना थोड़ी सी पकड़ अभी ढीली हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेम से बाहर हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को गेम से बाहर होने देगा ही नहीं, पकड़ के तो रखा है फिर भी, बट फिर भी रिलेटिवली फ्री टू मूव है, तो इट कैन नॉट लीव द सरफेस। ठीक है, तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्हें अपन कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं है न्यूक्लियस का, इन्फ्लुएंस तो है न्यूक्लियस का, लेकिन रिलेटिवली बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस का। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे कैन बी बेसिकली कॉल्ड एज, दीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? यस सर आ गई। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल कैन मूव अबाउट फ्रीली इनसाइड द मेटल बट कैन नॉट लीव इट्स सरफेस। वही तो मैंने कहा था कि मेटल के अंदर ही फ्रीली मूव करता रहेगा, लेकिन मेटल सरफेस को कभी भी लीव अभी तो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मेटल सरफेस को ना लीव कर पाएगा, अभी तो लीव नहीं कर रहा है। द मोमेंट एंड, अच्छा अगर कभी आपने मान लो किसी भी सोर्स से इसको ना मेटल सरफेस पे आपने एनर्जी दे दी और इस इंटेंशन से दिए कि भाई एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास और जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इस एनर्जी को कैप्चर करेगा और मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और मेटल सरफेस के बाहर आ जाएगा। तो सर इसमें होता क्या है, निकलने का ट्राई तो करता है,
इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़ करके निकलने का ट्राई तो करता ही है। जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास में एक मेटल सरफेस था, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन था। अब तुमने इसको एनर्जी दी तो वो जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन जो था वो उचक करके क्या है, ऐसे बाहर आने का ट्राई तो करा, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उचक करके बाहर आने का ट्राई करा तो इस मेटल सरफेस पे क्या हो जाएगा सर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उचक करके बाहर आने का ट्राई करेगा ना, तो मेटल सरफेस के पास क्या हो जाएगा सर, एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल सरफेस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मेटल सरफेस के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे मेटल सरफेस के बाहर आ गया ये इलेक्ट्रॉन, तो ये मेटल सरफेस के पास डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, और जैसे मेटल सरफेस के पास में डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव का, ठीक है। और जैसे मेटल सरफेस के पास में चार्ज आ गया पॉजिटिव का, तो अब तो तुम जानते ही हो कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या होता है सर, अट्रैक्शन, ठीक है। ये तो हम जानते ही ना सर कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो मेटल सरफेस ने चार्ज कौन सा एक्वायर कर लिया, पॉजिटिव का। अब इस पॉजिटिव मेटल प्लेट ने और इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है। और जब इस पॉजिटिव मेटल प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो वापस से इलेक्ट्रॉन वैसे ही बाउंडेड हो जाएगा जैसे कि पहले से बाउंडेड था, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, ठीक है, लेकिन बस इसने बाहर जाने की हिमाकत दिखाई, ठीक है। ऐसे इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन इसने बाहर जाने की हिमाकत दिखाई। जैसे ये बाहर गया मेटल सरफेस बिकेम पॉजिटिव, मेटल सरफेस बिकेम पॉजिटिव, तो प्लस में और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो वापस खींच लेगा। लो भाई आ गए वापस, हो गया, मजा आ गया, बाहर जाओ घूमने का तुम्हारा मन था, हो गया, मन पूरा हो गया, भर गया मन, चलो अब बैठो घर में। ये इसका मसला होता है, ठीक है। तो वापस से वो कर लेगा नॉर्मलाइज कंडीशन में। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ना ट्राई करता है कि मेटल सरफेस को मैं छोड़ के जाऊं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्राई करता है कि मेटल सरफेस को मैं छोड़ करके जाऊं, और ये ट्राई कर कैसे पाया भाई, जरूर बाहर से कोई एक्सटर्नल रेडिएशन ने एनर्जी दी होगी, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट of energy from external source, some amount of energy from external source, some amount of energy from external source is received by, some amount of energy from external source is received by the metal surface. Some amount of energy from external source is received by the metal surface, due to which electron leaves the metal surface, ठीक है। because of which जिसकी वजह से, because of which the electron leaves the metal surface, because of which the electron leaves the metal surface, और फिर मेटल सरफेस के पास में चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव का। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसका रिक्वायर्ड थ्योरी है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electron gets attracted towards the metal surface again. The electron gets attracted towards the metal surface again, ठीक है, towards the metal surface again. मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट में था पहले की कहानी, उसके बाद थी फिर बाद की कहानी, ठीक है सर। ओके, डन 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 हो चुका है सर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, जिस मोमेंट पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आता है, द मेटल सरफेस अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड पुल्स इट बैक। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। चले, दस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इनसाइड द मेटल बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सरफेस कॉल्ड एज रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो अब ऐसा क्या होता है भाई कि वहां पे बल्क में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई ना कोई तो लगातार ट्राई करता ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि
जिस रूम में मेटल सरफेस रहा होगा उस रूम का जो हीट होता है, तो उस हीट मतलब उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स से इंटेंशनली हीट दी नहीं गई थी, लेकिन वो मेटल जिस सरफेस जिस एटमॉस्फेयर में रखा होगा वहां की भी तो हीट होगी ना, तो उस हीट से भी इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं और फिर रैंडम मोशन दिखाते हुए बाहर जाने का ट्राई तो कर ही लेते हैं मेटल सरफेस के। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, तो फिर से वही वाली कहानी रिपीट होती है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मेटल सरफेस के पास चार्ज प्लस का आ गया, तो मेटल सरफेस ने वापस से पुल बैक कर लिया। तो जो मेटल सरफेस बार बार इलेक्ट्रॉन्स को पुल बैक कर लेता है ना, उस फोर्स को अपन कहते हैं क्या सर, रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इनसाइड द मेटल बाय द फोर्सेस, बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सरफेस कॉल्ड एज द रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, इस रीस्ट्रेनिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है ना कि एक पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये सोचने लगो कि सर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिर कभी भी मेटल सरफेस के बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिकॉज जब भी हम मेटल सरफेस के बाहर निकालने का ट्राई करेंगे तो मेटल सरफेस, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस के बाहर निकालने का ट्राई करेंगे तो मेटल सरफेस बन जाएगा पॉजिटिव, फिर से खींच लेगा। तो क्या हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस के बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप समझे, जब मेटल सरफेस पॉजिटिव हो जाता है ना, तो उसकी एक अपर लिमिट होती है कि वो इतना ही फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन्स को पुल बैक कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस जो है ना, रीस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो मेटल सरफेस लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को पुल बैक करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि रीस्ट्रेनिंग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 100 न्यूटन की। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि तुमने कोई ऐसा एक्सटर्नल सोर्स यूज कर लिया है जो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे देता है ना कि अब 100 न्यूटन के फोर्स से तो मेटल सरफेस नहीं ही खींच पाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि आपने उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी है कि अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फोर्स के साथ निकल रहा है कि उसको वापस बाहर खींचने के लिए, वापस अंदर खींचने के लिए 100 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब मेटल सरफेस वो फोर्स लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, मेटल सरफेस की एक अपर लिमिट होगी ना भाई फोर्स अप्लाई करने की, पुल बैक करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर आपने उसके मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स के ऊपर फोर्स अगर आपने अप्लाई कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ पोटेंशियल सेट है ना, इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो अपन ने सेट कर दिया है कि हाँ भाई ठीक है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन था। ठीक है, तो वो 100 न्यूटन तक का ही फोर्स मेटल सरफेस लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। मैंने उससे ज्यादा के फोर्स सप्लाई कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो भाई काम खत्म, नहीं खींच पाएगा मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो आपने एक पोटेंशियल सेट कर दिया है। ठीक है, ओके सर, विच हैज टू बी ओवरकम बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक पोटेंशियल बैरियर, एक मैक्सिमम वैल्यू है कि भैया इस वैल्यू के बियॉन्ड आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, फोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर पाएगा मेटल सरफेस को। ठीक है, इन ऑर्डर that an electron may just leave the metal surface, a certain minimum amount of energy has to be supplied to the electron, which depends upon the properties of the metal। अब जरा गौर करना क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवा लो तो भाई आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को। क्या बोला मैंने, अगर आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवा लो का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर भी आ जाए और इतनी एनर्जी से बाहर आ जाए कि मेटल सरफेस उसको वापस पुल बैक ना कर सके। ठीक है, तब आप कहते हो कि फ्री करवा लिया। ये थोड़ी कि आपने हल्का सा उसको एनर्जी दे दी, वो हल्का सा बाहर आया, इतने में खींच लिया वापस से मेटल सरफेस ने, तब थोड़ी बोलते हैं उसको फ्री करवाना। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, जब कभी दोस्तों का पार्टी का प्लान बनता है ना, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, अब आप चाहते हो कि पार्टी क्या है सक्सेसफुली अच्छे से मैनेज हो जाए, है ना, सारे दोस्तों को घर से परमिशन मिल जाए, किसी को घर से भगाना ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक दोस्त है, उसके पेरेंट्स ने उसको रोक करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वो अगर मान लो जबरदस्ती करके, जिद करके अगर वो गेट के बाहर आ भी गया, तो क्या तुम उसको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा पाओगे? नहीं, उतने में पापा का हाथ आएगा और वापस से उनका जो बच्चा है वो वापस से घर के अंदर चले जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो आपको क्या है कि इतना कन्विंस करना पड़ता है उनके पेरेंट्स को भी कि वो खुद ही बोलेंगे जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाली बात। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो वैसे ही होता है कि आपको मेटल सरफेस को ना इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि मेटल सरफेस वापस से इलेक्ट्रॉन्स को पुल बैक ना कर ले। आई मेरी बात समझ, वापस से इलेक्ट्रॉन्स को पुल बैक कर लिया तो कहां फिर काम होगा, तो इतनी एनर्जी दो कि मेटल सरफेस से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन और मेटल सरफेस वापस से पुल बैक कर ना पाए। बोलो हाँ कि ना। आई मेरी बात समझ सर? बिल्कुल आ गई। ठीक है, इन ऑर्डर दैट एन इलेक्ट्रॉन में जस्ट लीव द मेटल सरफेस, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी गिवन।
a certain minimum amount of energy has to be supplied to the electrons। ठीक है, अब ये जो एनर्जी देनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब कितनी एनर्जी देनी है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, which depends upon the properties of the metal and the nature of the surface। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल पे और नेचर ऑफ द सरफेस पे, और इसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सही, क्या हो गया ये वर्क फंक्शन। अब सर नया टर्म क्या आ गया, वर्क फंक्शन। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, मेरी बात समझना, वर्क फंक्शन जो है ना एनर्जी से रिलेटेड है, तो इसकी यूनिट क्या होगी सर, जूल्स। वर्क फंक्शन, पहली बात तो ये समझो कि इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो वर्क फंक्शन का डिनोशन आगे भी स्लाइड पे होगा ही होगा, लेकिन मैं यहीं पे कहता हूँ कि वर्क फंक्शन को अपन डिनोट करेंगे फाई नॉट से। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी सर, यूनिट वैसे जूल्स में होगी या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है ना भाई, मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप मेटल सरफेस को दोगे सो दैट उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री हो जाए। फ्री हो जाए मतलब क्या, मेटल सरफेस के बाहर भी आ जाए और मेटल सरफेस उसको वापस से पुल बैक कर भी ना पाए। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे मेटल सरफेस को ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं से बोलता हूं कि कंसिडर दिस एज अ मेटल सरफेस। ओके, डन, कर पाओगे इमेजिन आराम से। तो कंसिडर कि ये अपने पास एक मेटल सरफेस है और इसका वर्क फंक्शन मान ले कितना है, 100 जूल। अच्छा, एक और चीज भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर के अंदर ना आपको डेटा स्पेसिफिक रहने की बहुत जरूरत है। मैं जो एग्जांपल दूंगा ना वो एग्जांपल मैं थ्रू आउट द चैप्टर चलाऊंगा। जैसे मैंने बोल दिया कि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 100 जूल है ना, तो ये सिर्फ इस लेक्चर की बात नहीं है, आने वाले सारे लेक्चर्स में और इसका मैं यूज करूंगा वर्क फंक्शन का। ठीक है, तो आने वाले सारे लेक्चर्स में ना मैं वर्क फंक्शन 100 जूल ही लेकर के चलूंगा। ठीक है, दिमाग में बैठ गई बात, बढ़िया बैठ गई सर। ठीक है, अब समझो वर्क फंक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन अगर 100 जूल है ना, इसका मतलब ये है कि अगर इस मेटल सरफेस में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना चाह रहा हूं तो मुझे कम से कम 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर 99 जूल की मैंने एनर्जी सप्लाई करी मेटल सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मानो कि हल्का सा बाहर आ भी गया होगा ना तो मेटल सरफेस ने वापस उसको पुल बैक कर लिया होगा, वापस खींच लिया होगा। ठीक है, तो अगर इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 100 जूल है, इसका मतलब यह है कि मुझे कम से कम 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी मेटल सरफेस को, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ पाएगा। इसीलिए वर्क फंक्शन को अपन डिफाइन करते हैं एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ मेटल सरफेस सो दैट एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। अब एक और बात सुनना भाई, इसका जो वर्क फंक्शन है ना वो इसकी ही प्रॉपर्टी है, मतलब मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है। वो तुम्हारे एनर्जी सप्लाइड पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा सर। कैसे, देखो इसका वर्क फंक्शन 100 जूल था तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें कम से कम 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब मेरी बात समझो, अगर तुम बोलते हो कि मैं तो 500 जूल की एनर्जी दूंगा तो क्या इसका वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं सर। तुम भाई 500 जूल की एनर्जी दो, तुम चाहे 700 जूल की एनर्जी दे दो या तुम 400 जूल की एनर्जी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका वर्क फंक्शन 100 जूल था ना तो ये 100 जूल पे ही इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा। ठीक है ना, 100 जूल से कम पे देगा, 100 जूल से कम पे तो देगा ही नहीं, 100 जूल के ऊपर तो दे ही देगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है तो काम 100 जूल पे हो जाएगा। अब अगर तुम बोलते हो कि मेरे पास तो 700 जूल की एनर्जी भी अवेलेबल है तो भाई दो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, लेकिन इसको तो चाहिए 100 जूल ही। आई मेरी बात समझ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वांटिटी परचेस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई एंटिटी जो है ना वो परचेस करने जा रहे हैं और मान लो कि क्या है वो एक बैग मान ले, बैग। ठीक है, एक बैग अपन खरीदने के लिए जा रहे हैं और उस बैग का जो रेट है ना, उसका जो एमआरपी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2000 रुपए। ठीक है, तो वो बैग आपको मिल जाएगा 2000 रुपए में। अब अगर तुम्हारे वॉलेट में 10,000 रुपए हैं या तुम अपने पापा को साथ में लेके गए हो या फिर उनके पास 20,000 रुपए या कितना भी पैसा तुम लेकर के आ जाओ, ये बैग का रेट चेंज होने वाला है क्या, नहीं सर। आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन जो ये बैग बेचने वाला है वो आपको 2000 में ही बैग दे देगा। बोलो हाँ कि ना, आया समझ। 2000 से कम है तो उसका तो रेट फिक्स्ड है भाई साहब, वो तो रेट में कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो वैसे इसका मसला था, इसका वर्क फंक्शन 100 जूल का था तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, ये अप्लाइड एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या, यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है।
चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका था। तो नॉड से करते हैं रिप्रेजेंट वर्क फंक्शन को, और इसकी यूनिट होती है क्या सर? यूनिट या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो या तो फिर जूल्स कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मतलब वर्क फंक्शन बेसिकली फिर क्या डिफाइन कर रहा है आपको, कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन कम है ना, इसका मतलब कम एनर्जी देकर के भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटल सरफेस से बाहर। ठीक है, तो इफ वर्क फंक्शन इज स्मॉल देन it becomes easy. If work function is small, then it becomes easy to eject electrons from the metal surface. Then it becomes easy to eject electrons from the metal surface. Then it becomes easy to eject electrons from the metal surface. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है ना वो इजी हो जाएगा, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ जो कि आप ध्यान रखिएगा। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम, ठीक है, एक मेटल है सीजियम, उसकी बात कर लेते हैं। और एक मेटल है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत हार्ड होता है, प्लैटिनम। ठीक है, तो वर्क फंक्शन सीजियम का और प्लैटिनम का, भाई इसमें क्या होता है ना, किसका वर्क फंक्शन, तुम मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, सीजियम की प्लैटिनम? जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। ठीक है, अब जरा आते हैं वीडियो पे वापस। तो सर क्या है कि प्लैटिनम हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है, तो प्लैटिनम में से ना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है सर। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का इसका वर्क फंक्शन होता है, तब जाके निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। और सीजियम का वर्क फंक्शन जो है ना वो अराउंड 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। आगे मेरी पूरी बात समझ में? मैं एक बार स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि आप लोग प्रॉपर्ली इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे, तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस सो एज टू ओवरकम द रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस एट द सरफेस। कम से कम कितनी एनर्जी दोगे ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेटल सरफेस के, और मेटल सरफेस का जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स होता है ना उसके बियॉन्ड आकर के बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए सर, तो वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज नोटेड बाय फाई नॉट, और यूजुअली उसको मेजर करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा आगे आ जाओ यहाँ पे। वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज लोएस्ट, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये सीजियम है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना सर ये है सीजियम, ये जो इमेज यहाँ पे है ना ये है सीजियम की इमेज, और ये जो इमेज यहाँ पर है ये है सर प्लैटिनम की इमेज। ठीक है, ये इमेज किसकी है सर? प्लैटिनम की इमेज है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज द लोएस्ट, दैट इज कितना? ये है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लैटिनम का एंड हाईएस्ट फॉर प्लैटिनम दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द मेटल सीजियम, इसका मतलब ये होता है सर कि जो मेटल सीजियम है ना वो इजेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को विथ रेडिएशंस ऑफ लो एनर्जी। मतलब कम एनर्जी दोगे ना, कम एनर्जी का रेडिएशन यूज करोगे ना, तब भी सीजियम में से सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन प्लैटिनम को, अगर प्लैटिनम में से निकालना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर, तो रेडिएशन आपको चाहिए हाई एनर्जी का। ठीक है, तब आपको रेडिएशन चाहिए कितने का सर? हाई एनर्जी का रेडिएशन। ठीक है सर, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, क्या लिखा है सर? द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द मेटल, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस। लेकिन ध्यान रखें कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन जो है ना, वर्क फंक्शन इज द intrinsic property of the metal surface. Work function is the intrinsic property. Work function is the intrinsic property of metal surface. ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है सर? दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, बकायदा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन, आगे बढ़ जाओ।
अब आते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एमिशन के ऊपर, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन्स को तो एमिट करवाना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएंगे तो वो फ्री टू मूव होंगे, फ्री टू मूव होंगे तो फिर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इवेंचुअली टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब वो इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको बाइंड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मेटल सरफेस के बाहर आ सके। अब उस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी कौन कौन से प्रोसेस से देते हो ना, तो उसी से ये निकलता है टॉपिक इलेक्ट्रॉन एमिशन। बेसिकली हम 4 तरह के प्रोसेस यूज करेंगे। उन 4 तरह के प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा ना कि आप उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करोगे सो दैट वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करके मेटल सरफेस के बाहर आ सके, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सके। तो हम बेसिकली 4 प्रोसेस यूज करेंगे, उन चारों प्रोसेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पक्का? तो मेटल सरफेस को आपको एनर्जी, मेटल सरफेस को और आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर आ सके, ठीक है। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के जो प्रोसेस यूज करते हैं ना, उसमें से जो पहला एमिशन का प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं थर्मायनिक एमिशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, जो हम टाइप्स ऑफ processes used for electronic emission, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। कौन कौन से प्रोसेस को हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन? अब जरा उन प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए। तो पहला जो अपने पास में होता है ना, पहला अपने पास में क्या होता है सर? जो पहला जो अपने पास में प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं थर्मायनिक एमिशन, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं सर? थर्मायनिक एमिशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि आप मेटल सरफेस को ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आप मेटल सरफेस को काफी अच्छी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो ताकि वही हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिले, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो देखो, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को क्यों नहीं छोड़ पा रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी नहीं थी भाई। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास में वो एनर्जी होती ना, वो मेटल सरफेस को छोड़ देता और निकल लेता, ठीक है। तो अब आप उस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे कैसे? तो पहला प्रोसेस ये होता है कि आप उसको हीट दे दो यार, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आप उसको हीट दो, बेसिकली क्या होगा, आप मेटल सरफेस को हीट दोगे ना तो वो हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के रीस्ट्रेनिंग फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ जाएगा, हो गया अपना काम। बट द थिंग इज दिस कि इसके साइड इफेक्ट देखो भाई। थर्मायनिक एमिशन में बेसिकली आप हीट यूज कर रहे हो, और हीट एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। हीट क्या होता है सर? हीट एक हेवीली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। तो उससे क्या है कि मेटल फिर बाद में रीयूज हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो थर्मायनिक एमिशन एक प्रोसेस तो होता है, लेकिन उसमें ना उतना फायदा नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा क्या है, डिस्ट्रक्टिव साइड का प्रोसेस है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है। तो थर्मायनिक एमिशन में क्या मसले हो रहे हैं कि इट इज द फिनोमेना of emission of electrons from the metal surface when it is heated suitably. So here the energy required for the emission of electrons from metal surface is being supplied by thermal energy, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप मेटल सरफेस को आप एनर्जी दोगे, देखो बेसिकली हमारा इंटेंट तो क्या है ना कि हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें ताकि वो वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन आप ऐसे गिन चुन करके इलेक्ट्रॉन्स को तो पकड़ के एनर्जी नहीं दोगे ना, तो आप देते हो पूरे मेटल सरफेस को एनर्जी, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और फिर वो रीस्ट्रेनिंग फोर्स को ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। रीस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? अरे जिस फोर्स के साथ मेटल सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को पुल बैक कर लिया था, उस फोर्स को अपन कहते हैं सर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ठीक है, रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेटल सरफेस को अपना हीट एनर्जी देते हो, ठीक है, थर्मल रेडिएशंस देते हो। तो द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या फिर थर्मायंस। तो ऐसा प्रोसेस जहां पे आपने मेटल सरफेस को हीट सप्लाई कर दी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं, इनको अपन बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या फिर थर्मायंस कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ थर्मायंस एमिटेड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। कितने थर्मायंस निकलेंगे? दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब
दूसरे वाले को अपन बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये वाला सबसे सटीक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट या फिर फॉल ऑन इट, ठीक है। तो यहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट तो करवा दोगे। दिस इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। कब, जब रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, ठीक है। जब एक सटीक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस के ऊपर और फिर वहां से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस तरह के प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है भाई साहब, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं होता है और इसके इतने ड्रॉबैक्स भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ना हेवीली एक्सेप्टेड थर्मायनिक हेवीली एक्सेप्टेड एमिशन प्रोसेस है। तो इसको अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन में से एक अपने पास थर्मायनिक एमिशन था, उसको यूज मत करना क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस, ठीक है। ये वाला डन हो चुका है। तो यहां पे क्या होता है, एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर एमिशन इज बीइंग सप्लाइड बाय द फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। जब इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक करती है ना, तो वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उसको अपन फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स की तो अपन को डिटेल स्टडी करनी है एक डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनको अपन कहते हैं क्या सर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी का क्या मैटर होता है, जरा गौर करना। जब तुम मेटल सरफेस के ना बहुत पास लेके चले, ये मान ले मेटल सरफेस है, ठीक है, मेरे पास ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है। जब मैं सोर्स ऑफ रेडिएशन को ना बहुत पास लेके जाऊंगा ना मेटल सरफेस के, तो अपन कहते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूरियां कम होती हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने, किसके बीच की दूरियां कम हो रही है, यहाँ पे मेटल सरफेस और जो टॉर्च था ना, जो सोर्स ऑफ लाइट था, उसके बीच की दूरियां कम हो रही हैं। तो जब दूरियां कम होंगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके सर, डन 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 डन। तीसरा कौन सा प्रोसेस है सर, तीसरा होता है फील्ड एमिशन। इसमें क्या सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेटल सरफेस है, मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना है। तो एक बेसिक फंडा लगाया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो सामने कोई पॉजिटिव सोर्स लगा दो ना भाई, कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े से पॉजिटिव ने खींच लिया इलेक्ट्रॉन को। भाई आपकी लड़ाई किससे है पता है, आपकी लड़ाई है न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है उसको आप इतने हल्के में थोड़ी ले सकते हो यार। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऐसा मानते हैं कि अपन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। भाई निकलता तो है, लेकिन 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर इस मैग्नीट्यूड की, इस ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है। तो 2 रुपए का इलेक्ट्रॉन निकला और 460 रुपए का तुम्हारा सोर्स खर्च हो गया। भाई बोलो हाँ कि ना, आया समझ में, कमर्शियली वायबल नहीं है। तो इट इज अ फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो व्हेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर, इस हिसाब किताब का, इस लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तब 1-2 रुपए के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। भाई ये बहुत महंगा पड़ता है। तो इट इज अप्लाई टू द मेटल, इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। तो इतना खर्चा कौन करेगा, तो उसको अपन कहते हैं फील्ड एमिशन। ये भी काम का नहीं है, काम का तो बस कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। ओके सर, डन 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 है सर, यस सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद करवाऊंगा मैं तुमको चौथा और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस, ठीक है। ओके सर, डन 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 हो चुका है। सेकेंडरी एमिशन, तो इट इज अ फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मेटल इन लार्ज नंबर्स व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस वाले मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, ठीक है भाई, डेटा स्पेसिफिक रहना, 100 जूल इसका वर्क फंक्शन था, ठीक है। अब आपको अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो सामने से आएंगे बहुत ही फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, मैं बोलने वाला था लेकिन वो आते हैं एटम चैप्टर के अंदर। अगर आपको इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो सामने से आएंगे बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलेंगे अपन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। वो पहली मिली थी तो प्राइमरी। तो ये यहां पे आ रहे हैं बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और जब टकराएंगे ना तो ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जब भी कोलिजन होता है ना, तो ड्यूरिंग कोलिजन यहां पे एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वापस जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बाहर आ जाएंगे मेटल सरफेस के। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये भी इतना ज्यादा सटीक प्रोसेस नहीं है, एक्यूरेसी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है इस प्रोसेस की, ठीक है। तो ये रहेगा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एज दे फॉल ऑन द मेटल सरफेस दे ट्रांसफर द एनर्जी। मैंने पहले भी कहा था कि कोलिजन के दौरान एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो दे ट्रांसफर द एनर्जी
to the free electrons of the metal by which the energy becomes more than the work function। आप मेटल सरफेस को आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी क्यों दे रहे हो? ताकि उसकी जो एनर्जी है ना वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए। मान ले वर्क फंक्शन 100 जूल है और मैंने सप्लाई कर दी 120 जूल की, बढ़िया काम हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर बेसिकली कॉल्ड एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो पहले जाकर के टकराए, जो पहले जाकर के बैच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराया था मेटल सरफेस पे, दे वर बेसिकली कॉल्ड एज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया सर? सेकेंडरी एमिशन। तो जो चौथा प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन एमिशन का, उस चौथे प्रोसेस को कहा जाता है सर सेकेंडरी एमिशन। इसकी कहानी ध्यान रखना कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स गए थे बहुत सारे, और फिर उन्होंने कोलिजन के दौरान जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस के थे उनको एनर्जी इतनी मिल गई कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई, और जब एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस के रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर आ जाएगा। लो भैया, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है और इसको तो आप लोग नोट डाउन कर ही चुके थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बाकायदा पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं ना उनको ध्यान में रखते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके फीडबैक पे काम करके, आपके सजेशंस पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।